जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? बड़े केस का बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया। शरीफ खानदान पर कड़ा वक्त है। वजीर आजम महफूज या फिर गैर महफूज, फैसला मुस्तकबिल के रास्ते मुतय्यन करेगा। मुल्क की सियासत में भूचाल बर्पा होने को है। नून लीग कानूनी रास्ता चुनेगी या सियासी रास्ता अपनाएगी? पनामा केस के फैसले से पहले अहम सियासी फैसले मुतवक्के हैं। तमाम जमातें अपनी खैर मनाएं, सबकी बारी आएगी। पीपल्स पार्टी ने टूर्नामेंट खेला नहीं लेकिन ट्रॉफी लेने आ गई। जीआईटी रिपोर्ट पर मुत्तहिद होने वाली ऑपोजिशन केस का फैसला महफूज होने के बाद आमने सामने आई है। ऑपोजिशन को सियासी बुर्दबारी की जरूरत है। और पनामा केस की 9 माह तक लगातार कवरेज ने मीडिया को भी थकाया है। मुल्क की तारीख के अहम तरीन केस की रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल थी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। पनामा केस, ढेरों समातें, हजारों दस्तावेजात, सैकड़ों दलाइल, 60 दिन की तहकीकात और जीआईटी रिपोर्ट के बाद आखिरकार पनामा केस का फैसला महफूज हुआ है। लेकिन इस फैसले के महफूज होने के बाद भी सवाल यही है कि क्या वजीर आजम बराह रास्त नाअहल होंगे? इस पूरे केस का जायजा लें तो एक बात वाज़ेह है कि इस केस में वजीर आजम पर बराह रास्त करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अलबत्ता पार्लियामेंट में गलत बयानी उनके लिए एक बड़ा मसला बनी दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र अदालत पिछले पूरे एक हफ्ते के दौरान जितनी हियरिंग्स हुई हैं उसमें करती रही है। अदालत वो दस्तावेजात मांगती रही है जिनका जिक्र वजीर आजम ने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान किया, और जो दस्तावेजात स्पीकर को जमा कराई गई, आज भी जस्टिस एजाज अफजल ने उन दस्तावेजात का जिक्र छेड़ा और उन दस्तावेजात को मशकूक कहकर पुकारा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वजीर आजम की इस तकरीर को अगर गलत बयानी तस्वुर कर भी लिया जाए कि इसे आर्टिकल 66 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो पार्लियामेंट में दिए गए किसी भी बयान को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुख्तसरन आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट में दिया गया कोई भी बयान अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये आर्टिकल पनामा केस की समाअत के दौरान कई बार ज़ेरे बहस भी आया, जिस पर अदालत के रिमार्क्स भी मौजूद हैं। जस्टिस अजमत सईद ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 66 की तरह 62 भी आइन का ही हिस्सा है, जिससे इशारा ये मिला कि अदालत इस मामले पर आर्टिकल 62-63 का जायजा भी ले रही है, और यही वो आर्टिकल 62-63 है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन वजीर आजम की नाअहली का मुतालबा कर रही है। अदालत को सबका पूरा इख्तियार है, और अगर किसी रुकन असम्बली के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद हों तो सुप्रीम कोर्ट उसकी नाअहली का फैसला सुना सकती है। लेकिन यहाँ ये बात भी अहम है कि अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला दिया तो हुकूमत के पास अपील का हक खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया है। इससे ऊपर कोई कोर्ट में मुकदमा चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ नजरसानी की यानी कि रिव्यू की दरख्वास्त जरूर दी जा सकती है। इसीलिए माजी में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला सुनाने की मिसाल नहीं मिलती। अमूमन इस तरह के मामलात इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं, जहां से फरीक के पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक महफूज रहता है। लेकिन ऑपोजिशन इस प्रोसीजर को फॉलो करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट वजीर आजम को नाअहल कराना चाहती है। शेख रशीद ने आज अपने दलाइल में ये बात वाज़ेह तौर पर कही है, जिस पर अदालत ने यकीन भी दिलाया कि अदालत पहले ही नाअहली का मामला देख रही है। वजीर आजम की नाअहली का जायजा लिया जाएगा और अदालत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। अब ऐसे में अगर देखें तो 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र अदालत खुद भी कर चुकी है। वजीर आजम की नाअहली से मुतालिक कोई फैसला सुनाया जाए या फिर ये मामला नैब के सुपुर्द कर दिया जाए। अगर दोनों ही फैसलों के देखा जाए तो अपने असरात हैं। वज़ीर आज़म नाअहल हो जाते हैं तो मामला वाज़ेह है कि अपोजिशन के पास एहतजाज का जवाज़ नहीं होगा, नया हुकूमती सेटअप बनाया जाए। लेकिन अगर मामला नैब में जाता है तो जितने अरसे तक मामला ये नैब में चलेगा, जमात इस्लामी, PTI और दीगर अपोजिशन जमातें शोर मचाएंगी, सड़कों पर एहतजाज की जो फिज़ा है वो कायम रहेगी और निज़ाम हिलता रहेगा। दोनों ही फैसलों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो क्या अदालत इन तमाम असरात को मद्देनज़र रखेगी? आज का ये प्रोग्राम पहला सेगमेंट, इस पर हम बात करेंगे। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट के एंकर पर्सन मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ हैं, जो पनामा केस की मुख्तलिफ समातों में मौजूद भी रही हैं, गहरी नज़र रखी हुई है इस केस पर। बहुत शुक्रिया मुनीज़ आपका। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई को आप बड़े करीब से देखती रही हैं, मौज़िज़ जजेस साहिबान जो कानूनी एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप राब्ते में रही हैं। हाई प्रोफाइल केस है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, नाअहली का सवाल सबसे ज्यादा अहम इसमें नजर आता है। आप समझती हैं कि ये बात उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है?
मौजूद हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे सकती है या कि उनको डी-सीट कर सकती है, उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। मगर उसके अंदर देखना होगा कि वज़ीर आज़म को अगर डी-सीट किया जाए, यानी कि उनको नाअहल ना किया जाए, मगर कह दिया जाए कि आपने जो इलेक्शन लड़ा था उसके तहत आपने जो अपने टैक्स के गोशवारे हैं वो सही जमा नहीं कराए थे और वेल्थ टैक्स आपने सही तरीके से नहीं दिखाया था, तो उस सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म को डी-सीट किया जा सकता है। इसकी मिसाल पहले मिलती है, जिस तरह के जस्टिस चीमा के केस में हुआ था 2013 में। उन्होंने अपनी जो एहलिया है उनके गोशवारे जाहिर नहीं किए थे, उनके टैक्स प्रॉपर्टीज जो टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर वो उन्होंने जाहिर नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको डी-सीट कर दिया गया था और फिर वही इलेक्शन लड़के फिर इस बाई इलेक्शन में आ गए थे। तो ये भी एक सिनेरियो है। मगर अगर ये होता है तो फिर रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और 62-62-63 को इकट्ठे मिलके जो हमारे आला अदलिया है उसको इसको जायजा लेना होगा, लीगली इसको देखना होगा और फिर ही जाके जो है वो एक फैसला दे सकते हैं। जहां तक नैब का मामला बनता है तो ये देखना होगा कि क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, क्या ये वज़ीर आज़म को बच्चों के साथ नत्थी करके नैब के अंदर केस को रेफर करता है या कि वज़ीर आज़म को अलग और बच्चों को अलग करता है, या नैब के अंदर ये मामला जाता है या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर मामला जाता है, ये भी अहम होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज देती है स्पीकर को। ठीक है मुनीज़, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि 62(1)(f) जिसके तहत वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आप ये बताएं कि पाकिस्तान के आइन में इसकी तारीख है क्या? इसकी बड़ी दिलचस्प तारीख है और आपने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है। अगर आप 1973 को उठा के देखें या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो इसके अंदर 62(1)(f) या 63 नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक एक अमेंडमेंट लाए 1980s में, कहीं जाके वो 8th अमेंडमेंट लाए, जिसके तहत उन्होंने, और वो काफी मुतनाज़े अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर वो 58(2)(b) भी लेके आए। हम सबको मालूम है कि 58(2)(b) के तहत एक सदर को इतनी पावर दी जा सकती है कि वो पूरी पार्लियामेंट की छुट्टी करा दे। साथ साथ वो 62(1)(f) लेके आए, जिसके तहत बाकी ममालिक में ऐसे होता है, जिस तरह हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बाकी ममालिक में ऐसे होता है कि जब एक उम्मीदवार अपने गोशवारे जमा कराता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो तब उसकी वेटिंग होती है, जांच पड़ताल होती है। मगर पार्लियामेंट के अंदर आके ये जांच पड़ताल नहीं होती और जो डेफिनेशन है कि सादिक और अमीन क्या होगा, कैसा होगा, उसको जनरल ज़ियाउल हक ने ज्यादा वसी कर दिया था और वो अब ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, वो सब्जेक्टिव हो गया है कि सादिक और अमीन के दायरे में कौन कौन आएगा। तो अब जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने जा रही है और ये हमारे मुल्क के अंदर पहला ऐसा फैसला होगा जहां 183(4) के तहत वो 62(1)(f) को अगर रिवोक करते हैं और किसी वज़ीर आज़म या किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को नाअहल करते हैं तो ये अपनी नौयत का पहला फैसला होगा और उनको बड़े वाज़े तौर पे फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ ये बताना होगा कि ये किस ठोस शवाहिद और कानून के तहत इनको नाअहल कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा अहम होगा मुनीज़े, लेकिन इसका इतलाक वज़ीर आज़म पर होगा कैसे? क्योंकि वज़ीर आज़म पर तो इस वक्त करप्शन का कोई केस है नहीं, झूठ बोलने का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अगर इस इल्ज़ाम को कबूल भी कर लिया जाए कि ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी और आर्टिकल 66 पार्लियामेंट में दिए गए बयान को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पार्लियामेंट में कही गई कोई बात अदालत में नहीं लाई जा सकती, ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि इस तकरीर की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई फैसला आ सके? क्या सजा होगी? नहीं नाजिया, अगर आप देखें कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ये जो केस है अगर आप शुरू से देख लें तो ये बात बहुत पहले जो हमारी अदलिया है उन्होंने इसको बहुत पहले ही बता दिया था और इसकी तो पहले ही क्लैरिटी ले आए थे कि अगर वज़ीर आज़म के ऊपर किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई होती है तो वो इससे होगी कि वज़ीर आज़म ने जो अपने इलेक्शन के दौरान अपने जो गोशवारे जमा कराए थे या कागजात जमा कराए थे उसके अंदर उन्होंने अपने कुछ एसेट छुपाए थे, जिसके अंदर आप देख लें BVI कंपनी जो उनकी ऑफशोर कंपनी निकली है वो भी आती है और उसके अंदर उनके कुछ जो बच्चों के असासे हैं वो उसके पर भी बात होती है। मगर जो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर हैं जिनके अंदर तजाद मौजूद है
उसके ऊपर कोई बनाई, उसके ऊपर ये लगता है कि कोई फैसला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल हो रहा है कि मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स साबित हो जाता है कि जाली डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा मनी ट्रेल साबित नहीं होती है, तो फिर उसके बाद मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या रह जाएगा सियासत में खास तौर पर? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का जो मुस्तकबिल है, जाहिर है वो जब जजमेंट आएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा कि उनका जो नतीजा निकलता है वो क्या होगा। मगर इस वक्त दो अहम चीजें उनके सामने मौजूद हैं। एक, जो उन्होंने ट्रस्ट डॉक्यूमेंट जमा कराया था मिनर्वा के हवाले से कि वो सिर्फ एक ट्रस्टी हैं और जो हुसैन है वो जो है वो मिनर्वा के असल ओनर हैं, तो उसके अंदर जो JIT रिपोर्ट लेके आई है उसके अंदर तो ऐसा लगा है जैसे कि उन्होंने फॉर्ज किया है डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो वो कैलिब्री फॉन्ट है वो उस वक्त पब्लिक नहीं हुआ था। मगर एक अहम बात है नाजिया, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए कि कल रात को ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने 2 डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। एक मिनर्वा, जहां पे उन्होंने दिखाया है कि कैसे हुसैन नवाज और मिनर्वा के दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, जहां उन्होंने एक मुलाकात का मेंशन किया है। दूसरा उन्होंने जमा कराया JPCA। आपको याद होगा कि मिनर्वा जो थी बाद में वो JPCA में तब्दील हो गई थी। मिनर्वा 2014 के अंदर रिप्लेस हो गई थी। तो उसके उस डॉक्यूमेंट के तहत भी ये मालूम पड़ता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे फ्लैट के वाले से वो हुसैन नवाज ने दिए थे। अब क्या हमारी अदलिया इन डॉक्यूमेंट्स को एज एविडेंस ले सकती है कि क्या ये एडमिसिबल एविडेंस है कि नहीं, ये तो हमें जब उनका फैसला आएगा तभी देखने को मिलेगा। मगर जाहिर है कि BVI से ये डॉक्यूमेंट्स आना इससे ऐसा लगता है कि केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। साथ साथ मुनी से बहुत सारे ऐसी अहम दस्तावेजात थी जो आ रही थी और ये वाजे नहीं हो सका था कि वो असली है या नहीं है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें जो फैसला जब आएगा जब भी उन सवालात के जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन वजीर आजम ने पहले ही कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कबूल होगा। अब चॉइस क्या है नून लीग के पास, सियासी रास्ता या कानूनी रास्ता? कानूनी तौर पर रिव्यू फाइल करेंगे? देखिए, जो रिव्यू का ऑप्शन है, कुछ वकील कहते हैं कि वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया, क्योंकि 183(4) के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे आला अदालत है, सबसे ऊंची अदालत है, ऑलरेडी केस वहां पे चला गया। अब मामला इस तरफ जा रहे हैं कि अगर वजीर आजम के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो नाजिया वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ही कर सकता है। याद रहे कि ये कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। अब ट्रायल होना बाकी है। अभी सिर्फ हम इस बात का तयन कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, या कि उन्होंने जो अपने वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2013 में, वो सही बुनियाद पे कराए थे कि नहीं कराए थे, और जो मनी ट्रेल है एवेंसील अपार्टमेंट्स की वो सही है कि नहीं है। इस बात का जब तयन हो जाएगा, किसी दायरे में आ जाएगा, तो वो कहते हैं कि प्राइमा फैशी एविडेंस, कि अगर ऐसा लगे कि ये ट्रायल कोर्ट पे जा सकता है, इसके अंदर और इस बात की तहकीकात करने की जरूरत है कि इसके इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, तो तब ये या नैब में जाएगा या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। तो मामला तो कुछ इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुनी से अब तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, फैसला ज़ाहिर महफूज कर लिया गया है। पूरे केस का अगर हम इहाता करें तो वकला और फरीकैन की जानिब से किस तरह से इसको हैंडल किया गया केस को? आपकी कानूनी एक्सपर्ट से बात होती है, वो क्या समझते हैं जो सही तरीका था उस तरह से हैंडल किया गया, मजबूत दिफा किया गया इस केस का? लेकिन नाजिया, कल ही मेरी बात हुई आबिद हसन मिंटो साहब से, जो पाकिस्तान के इस वक्त शायद सबसे सीनियर और मारूफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, और उनका ये कहना था और उनकी ये राय थी कि जो अदलिया है उनको सियासत के मामलात के अंदर घुसना ही नहीं चाहिए, उनको 183(4) के तहत ये केस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जजेस हैं उनका काम है कि वो इंसाफ, ना कि वो सियासी जो मामलात हैं वो हल करें। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो जलसा करेंगे और वो फिर से एक तहरीक चलाएंगे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त जमाली साहब का कोर्ट था, तो जस्टिस जमाली ने 183(4) के तहत ये केस ले लिया। तो एक तो उनकी राय ये है। दूसरा, जितने भी वकील हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, वो ये समझते हैं कि 62(1) का अगर इस्तेमाल हुआ
और पाकिस्तान में पहली दफा होगा और आपने नापना तोलना शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को कि सादिक और अमीन कौन है, तो उस दायरा इख्तियार का तायुन जब कोई करेगा तो उसके अंदर बहुत, उसकी जद के अंदर और भी बहुत सारे सियासतदान आ सकते हैं। तो एक कंसर्न है कि ये मामला जो है ये एक मॉरल ब्रिगेड, मॉरल पुलिसिंग की तरफ तो नहीं जा रहे। जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े जहांगीर हमारे हमरा मौजूद थी और पनामा केस के जो अहम पेचीदा मामलात हैं उस पर इजहार राय कर रही थी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद पनामा केस के ही जो कानूनी पेचीदगियां हैं उस पर मजीद रोशनी डालेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। GIT रिपोर्ट आने के बाद से पनामा केस से मुतालिक जो भी पेशगोइयां की जा रही थी वो अब दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला महफूज कर चुकी है और अब दो ऑप्शन सामने हैं, या तो मामला एहतसाब अदालत में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद वजीर आजम की नाअहली से मुतालिक फैसला करेगी और ये फैसला GIT रिपोर्ट के साथ जुड़े शवाहिद की रोशनी में ही किया जाएगा। यानी दोनों ही सूरतों में हुकूमत मुश्किल में है, कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आज ही नैब ने अदालत में हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी फिर से खोलने की यकीन दहानी कराई है। ये वही केस है जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे और इस केस में वजीर खजाना इसहाक डार का बयान हल्फी भी मौजूद है। आज ही की एक और अहम डेवलपमेंट, चेयरमैन HECP जफर हिजाजी की गिरफ्तारी है। उन पर GIT का रिकॉर्ड जो टेम्पर किया गया था ये इल्जाम लगा था और उनको इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पिछले कई रोज से जमानत कबल गिरफ्तारी पर कानून के शिकंजे से दूर रहे थे, लेकिन आज इस जमानत में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। पनामा केस का फैसला महफूज होने के साथ ही दोनों डेवलपमेंट्स बहुत अहम है जिससे पनामा केस के फैसले का मूड बनता दिखाई दे रहा है। इसके जो कानूनी पहलू हैं इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन है। पनामा केस की प्रोसीडिंग से आपको क्या लग रहा है, क्या अदालत बच्चों की मनी ट्रेल साबित ना होने पर वज़ीर आज़म को बराह रास्त नाअहल करार दे सकती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कानूनी क्वेश्चन है कि अदालत वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे सकती है कि नहीं। तो पिछली हुकूमत में जब बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को अदालत ने नाअहल करार दिया था उस वक्त भी मेरी यही राय थी कि अदालत को इस तरह का इख्तियार नहीं है, लेकिन ऑलरेडी चूँकि बहुत सारे केसेस में अदालत नाअहल करार दे चुकी है पार्लियामेंटेरियंस को पिछले दौरे हुकूमत में, लिहाजा इन 3 जजेस के लिए ये अब मुमकिन नहीं होगा कि वो जो प्रेसिडेंट इन्होंने जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ले किया उससे इनहराफ से हटें, क्योंकि कानून को जज साहबान पे लाजिम है कि बराबरी के साथ अप्लाई किया जाए। लेकिन अगर ये जजेस लीगल क्वेश्चन फ्रेम करके चीफ जस्टिस को भेज दें कि जी इस पे डायरेक्ट इख्तियार नहीं है और वो जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं वो भी आइन से मुताबिकत नहीं रखते, लिहाजा इसमें लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो लार्जर बेंच ना कॉन्स्टिट्यूट करें। फिर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और उस सूरत में जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं जो मैं कह रहा हूँ कि वो कानूनी तौर पर सही नहीं है उनको भी रिविजिट करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि जी नाअहली का मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन। इरफान साहब, वैसे तो आपने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बराह रास्त नाअहल करती है तो उनके पास अपील का हक खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज तक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी को नाअहल करने की मिसाल नहीं मिलती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, कई लोगों को किया, उनको कोई अपील का हक नहीं दिया। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट खुद फंसी हुई है कि अगर अपने प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं तो फिर आइन को वायलेट करते हैं और अगर अपने प्रेसिडेंट को फॉलो तो फिर लॉ को बराबरी से अप्लाई नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा ये मुश्किल मरला है और इसके लिए जज साहिबान को चाहिए कि आपस में बैठें और कानून को सामने रख के कोई रास्ता निकालें। और रास्ता मैंने आपको बता दिया कि वो रास्ता यही है कि चीफ जस्टिस को मामला रेफर करें ताकि वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वंस फॉर ऑल जो हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो हुक्म है उस हुक्म को ठीक करें। इरफान साहब, अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 तरह की सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो तो पूरा सेटअप तब्दील होगा, इंटरिम सेटअप आ जाएगा। दूसरा कि नवाज शरीफ नहीं जाते तो फिर प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली नैब के चक्कर लगा रही होगी। दोनों ही सूरतों में निजाम डिस्टर्ब होगा। क्या अदालत इसको मद्देनजर रखेगी? देखें, इससे नहीं फर्क पड़ता कि उनकी फैमिली जो है वो चक्कर लगाएगी नैब की या नहीं चक्कर लगाएगी।
इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि एक रिटन लॉ है उसको अगर अदालती फॉलो ना करे। अब इसमें बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। एक तो पिछला पीपल्स पार्टी का मॉडल आपके सामने है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गैर साहब के बारे में और उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए गिलानी साहब को उन्होंने स्टेप डाउन करवाया था और राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बन गए थे। तो यहाँ पे अगर वो मॉडल ये फॉलो करते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है स्टेप डाउन कर जाते हैं, तो फिर उन्हीं की पार्टी में से कोई और वजीर आजम मुंतखब कर लेते हैं। और यहाँ ये भी हो सकता है कि नया वजीर आजम हो सकता है कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा है उसकी हद तक वो मामला अगर पार्लियामेंट को रेफर कर दे या स्पीकर या पार्लियामेंट खुद भी इस फैसले को मानने से इनकार कर दे, और अगर वो चाहें तो वो एक कानून भी ला सकते हैं जिसमें वो लिख सकते हैं कि ये फैसला जो है ये इसका कोई असर नहीं होगा जी। और कानूनी पोजीशन को उस पर वाजे कर सकते हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है, लिहाजा इस फैसले को पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तो उस सूरत में मियां साहब जो है इरफान कादिर साहब, अब जब से JIT की रिपोर्ट आई है उसके बाद से अब तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कहा गया है कि रिपोर्ट में फैमिली से मुतालिक बड़ा डैमेजिंग मटेरियल मौजूद है जिसके नताइज फैसले में देखने को मिलेंगे। तो कितनी इंपॉर्टेंस है JIT की और कितनी मददगार साबित होगी ये अब जो फैसला आएगा उसमें? बावजूद के जजेस ने ये बातें की हैं, लेकिन मैं नहीं समझता असल में जो मेन इशू है इसमें वो यही है कि इनकी फैमिली पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी की है, बहुत ज़्यादा असासाजात इकट्ठे किए हैं और वो असासाजात इनकी जो जायज़ आमदन है उससे बहुत ज़्यादा है। यही सारा केस है। बाकी ये जो अब जो बातें हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही हैं कि कुछ जाली दस्तावेज पेश कर दिए और ये सारी बातें, इन सारी बातों का जो इम्पैक्ट है वो जब मामला जाएगा तफ्तीशी इदारों के पास, मसलन नैब के पास या ट्रायल कोर्ट के पास, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास, तो ये तमाम चीज़ें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट देख सकता है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भी कर सकेगी इन एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह दे कि ये जो दस्तावेजात हैं ये जाली हैं। ये ज़रूर कह सकते हैं कि बज़ाहिर नज़र आता है उनको जाली हैं, लेकिन इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? कानूनी तौर पर रिव्यू फाइल करे या सियासी तौर पर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे? बेहतरीन कानूनी रास्ता क्या होगा नून लीग के पास? देखिए, कानूनी तौर पर अगर हुकूमत कानून पे चलेगी तो फिर तो कॉन्फ्रंटेशन जो है ना कानून पे चलने पे होगी, लेकिन अगर कानून पे नहीं चलेंगे ठीक तो फिर सियासी कॉन्फ्रंटेशन होगी। लेकिन कानून पे भी अगर चले तो इनके पास जवाब बनता है कॉन्फ्रंटेशन का, तो वो जवाब जो है वो इनके वकीलों को चाहिए, इनको बताएं ना कि वो क्या जवाब है। मैं तो कई प्रोग्राम्स में वो जवाब इनको बता चुका हूँ जी जी जी। और उस पे बल्कि अदलिया को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का फैसला ना दें जिससे कि अदलिया की साख जो है इवेंचुअली उसको नुकसान पहुंचे। इरफान कादिर साहब, आज पनामा के सिलसिले में एक पहली गिरफ्तारी तो हुई है, CP के चेयरमैन जफर हिजाजी को गिरफ्तार किया गया, उन पर टेम्परिंग का इल्जाम है दस्तावेजात की। ये गिरफ्तारी इस केस के तनाजुर में कितनी इंपॉर्टेंट है और आप समझते हैं कि ये शुरुआत है, मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? ये इस तरह की गिरफ्तारियां जो है मैं असूली तौर पर खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता जफर हिजाजी साहब जो है उन्होंने कुछ किया है या कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वो तफ्तीश में शामिल होने को तैयार थे और हो रहे थे तो इस सीनियर लेवल पे इस तरह से जाके अरेस्ट कर लेना, तो ये बात जो है ना मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इवेंचुअली 2-4 दिन के बाद या वैसे ही कुछ दिनों के बाद उनकी जमानत भी हो जाएगी। और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जिन पे इल्जाम आते हैं वो सब जमानत पे हैं। तो जिस तरह के केस में जब तक के ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता किसी को भी अरेस्ट करना और खामखा पकड़े रखना जो है वो एटलीस्ट मैं उससे एग्री नहीं करता। और कानून में भी ये जो भी लॉ डेवलप हुआ आज तक का उसमें लोगों को इस तरह की मामलों में बेल पे छोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे हमरा थे। पनामा केस का फैसला जो महफूज हुआ है इसकी कानूनी पेचीदगियों पर तो हमने बात की, लेकिन इसके सियासी मंजरनामे पर क्या असरात होंगे इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ और विद नाजिया। वेलकम बैक। पनामा केस का फैसला महफूज होने के बाद हुकूमती हलकों में परेशानी साफ नजर आ रही है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के दौरान इस हवाले से जब इसहाक डार को आगाह किया गया तो ये परेशानी उनके चेहरे पर भी दिखाई दी। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी इस अहम डेवलपमेंट के बाद मुशावरती इजलास तलब किया।
इस इजलास में शिरकत के लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंचे। इस इजलास में फैसला क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन इसमें इतना ज़रूर पता चला है कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को मनाने में कामयाब हुए और उन्होंने चौधरी निसार से मुलाकात की, जिसके बाद खबरें ये आई कि शायद वज़ीर दाखिला मुशावरती इजलास में शरीक हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हुकूमती मुशावरती इजलास से गैर हाजिर ही रहे। इसके अलावा अब तक हुकूमती मीटिंग्स में कहीं भी वज़ीर आज़म के मुतबादिल की बात नहीं की गई थी, क्योंकि हुकूमती वज़रा का ये ख्याल था कि अगर इस तरह की खबरें बाहर जाएंगी तो हुकूमती कमज़ोरी इससे ज़ाहिर होगी। लेकिन अब जब ये अदालत फैसला महफूज कर चुकी है तो आज की मीटिंग में क्या वज़ीर आज़म के मुतबादिल पर कोई बात हुई भी है, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ अपोजिशन है जो GIT रिपोर्ट आने के बाद मुत्तहिद हुई थी, आज पनामा केस का फैसला महफूज होने के बाद फिर से इख्तिलाफात का शिकार नजर आई है। PTI को आज पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी खटकी है। फवाद चौधरी और फैसल करीम कुंडी से मुकालमा भी हुआ। इसके अलावा असद उमर भी बोले। पहले आप ये गुफ्तगू सुनिए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। 5 साल जरदारी साहब ने मियाँ साहब चलने दिए, मियाँ साहब ने उनका एहसान उतारा है। 4 साल मियाँ साहब ने जरदारी पर केस नहीं चलने दिए। आप उस प्लेयर ही थे। देखिए भाई, ये वो लोग हैं जो टूर्नामेंट नहीं खेले लेकिन ट्रॉफी लेने में सबसे आगे आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं फवाद साहब उस प्लेयर ही थे जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। 12वें प्लेयर थे क्या? 12 भी नहीं थे, लेकिन होता किसी यही जगह पे है, नाम नहीं था, लेकिन होता यही है, कई दफा 12वां खिलाड़ी टीम को जितवाता है। PTI लीडर्स को आपने सुना। वाज़ेह है कि PTI पनामा केस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहती। ये तमाम तर सियासी सूरत हाल और फिर नून लीग की जो परेशानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। नून लीग के बाद आज जो फैसला महफूज हो गया है, इसके बाद नून लीग के पास आपको क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं? कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेगी या फिर आपको नज़र आ रहा है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है? कन्फ्रंटेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सियासी रास्ते की मैं बात ज़रूर करूँगा। पहले दिन से नाजिया हमने देखा है कि तमाम फरीक़ान ने, चाहे वो अपोजिशन पिटिशनर्स हों या वो रिस्पोंडेंट्स हों, उन्होंने सिर्फ कानूनी रास्ते पर इक्तफ़ा नहीं किया। अगर वो करते तो इस हेयरिंग को आराम से तसल्ली से होने देते, रोज़ बाहर एक मीना बाज़ार ना लगाते, रोज़ हमें वो शोर शराबा उनका जो बयानात का सिलसिला उन्होंने रखा और उसके जवाब में फिर हुकूमती वज़रा की तरफ से रोज़ जिस तरह का एक मेला लग जाता था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो नहीं हमें नज़र आता। ये बड़ा वाज़ेह था। वो एक सियासी हरबा है जो इस्तेमाल करते हैं, उसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसका जो कानून पर बहस हुई है अदालत के अंदर, उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, जो कि एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन होती थी, वो देता था। तो ये तो हो नहीं सकता कि कानूनी बुनियाद के ऊपर चाहे कुछ भी फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें भी कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हुकूमत को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन उस कबूलियत के बाद हुकूमत क्या करती है, वो खालिसतन एक सियासी फैसला होगा। तो आपको लगता है कि हुकूमत फैसला कबूल करेगी? क्योंकि वज़ीर आज़म भी, नून लीग के रहनुमा भी GIT पर तो बहुत तनकीद की है, लेकिन हमेशा ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका एहतराम किया जाएगा। तो क्या वाकई नून लीग जहनी तौर पर तैयार है फैसला कबूल करने के लिए? देखिए, उनको फैसला कबूल करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने माजी में देखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को पाया कि वो हुकूमत उससे नाखुश हुई, तो उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा एक हमले की सूरत में सामने आया। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस तरह की सूरत हाल को दोहराना चाहता है। उस वक्त भी मसला नवाज लीग का ही था और हमलावर जो थे वो नवाज लीग के ही लोग थे, और मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं समझता कि उस तजर्बे को सामने रखते हुए नवाज लीग जो है या उनकी हुकूमत जो है वो कोई भी ऐसा काम करना चाहेगी जिसमें उनको जिससे तासुर ये पैदा हो या जिससे साफ लगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मानने से इनकारी हैं। फैसला मानेंगे, लेकिन उसका जवाब कैसे देना है? कल वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि ये एहतसाब नहीं इस्तेहसाल है, तो उस वक्त उस गुस्से की एक झलक नजर आई थी। क्या लबो लहजा तब्दील हो रहा है? देखिए, वो पहले दिन से कह रहे हैं, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका 44 साल से, कभी वो कहते हैं कि 1986 से, कभी वो कहते हैं 1923 से, कभी वो कहते हैं 44 साल से उनकी फैमिली का एहतसाब हो रहा है। अब ये, और मेरा ख्याल है यही जानने की कोशिश की जा रही है कि इस खानदान ने आखिर ऐसा क्यों किया है, कितना लंबा उनका एहतसाब हो रहा है। लेकिन वो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये उनका एहतसाब का ये जो कोशिश है ये जायज़ नहीं है और इसकी बुनियाद में वो कुछ नहीं है। 3 दिन पहले, 3 से 4 रोज़ पहले यूं ही ये
बल्कि दूसरे दिन के बाद जब ये JIT की दूसरी हेयरिंग थी, 5 हेयरिंग्स हुई हैं कुल, जो दूसरी हेयरिंग थी उसके बाद मुझे लगता है कि हुकूमत में किसी सतह के ऊपर बाकायदा ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म को इस मौके पर खामोश नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि वो बाहर आए, वो गर्जे बर से उन्होंने अपनी सफाई भी दोहराई, वो नई सफाई कोई नहीं पेश की, पुरानी वाली दोहराई। उसके साथ साथ उन्होंने बड़े कड़े हमले किए, नाम ले के लोगों का, या उनके बारे में बड़े वाजे करके कि ये वो इमरान खान की बात कर रहे हैं या ताहिर कादरी की बात कर रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। उसका मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें से उन्होंने कोई ऐसी, उनकी एक भी बात ऐसी थी जिससे हम ये नतीजा निकाल सकें कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को अच्छा, अब हमें दो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, एक तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है कि एक इंटरिम सेटअप आ जाएगा और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरी सूरत हाल वो होगी कि जब नैब को दे दिया जाएंगे तमाम तर मामलात और एक दोबारा से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तमाम जो सियासी जमातें, खासतौर पर अपोजिशन, वो या तो सड़कों पर होंगी या फिर वही वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही होंगी। तो स्टेबल सिचुएशन नहीं होगी मुल्क के अंदर, जो सियासी सूरत हाल है वो भी बिगड़ी हुई होगी, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब होगा। तो अगर दोनों सिचुएशन का कंपैरिजन करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में इस सूरत हाल को मद्देनज़र रख सकती है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं रखेगी। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा और आज भी आखिरी दिन भी उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि वो खालिसतन कानून की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल बिल्कुल वही है नाजिया जो आपने किया है कि उनका जो भी फैसला हो, खा ये केस जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ धकेल दिया जाए या इसकी बुनियाद के ऊपर कोई हतमी फैसला किया जाए, उससे मुल्क की सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम होगी। और इसकी बुनियादी वजह ये केस नहीं है नाजिया, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी आप एक ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा करते हैं या कानूनी सूरत हाल पैदा करती हैं जिसमें एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाने के लिए अवाम के वोट के अलावा कोई भी रास्ता चुना जाता है, जो कि माजी में 58(2)B था, जो आइन की एक शिक थी जिसके तहत 4 मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो हटाई गई, या वो कोई मुकदमे का रास्ता हो, कोई भी कानूनी रास्ता आप ऐसा चुनते हैं जिससे एक मुंतखब हुकूमत को अवाम की मर्जी के बगैर या अवाम के वोट के बगैर हटाया जा सकता है, तो वो सियासी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम होना ही है। और इस तरह की सूरत हाल में वाहिद जो उम्मीद है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर लौट सकता है वो इसी में है कि इस सारे मामले की कोई पॉलिटिकली निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, सियासी तौर पर आपस में तय करें सियासी जमातें कि इससे आगे हमने कैसे जाना है। मुख्तसर सा मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि आप जिस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, सियासी सेटलमेंट की, अपोजिशन के तो रवैये अलग हैं, तब्दील हैं। आज भी उसका हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात हो रही थी तो दोनों सियासी जमातें थी। PTI अब वहाँ पर क्योंकि आने लगी है तो पीपल्स पार्टी वहाँ आने लगी है तो PTI को तो खटकेगा। PTI ने सब कुछ तैयार करके रखा है और वो अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। खेल ही उनका है, वो समझते हैं ये मैच ही उन्होंने शुरू किया। फिर पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में तो हमें कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी हालात में समझता हूँ उसकी तरफ बढ़े नहीं हैं और उन हालात को उस तरफ बढ़ने का आगाज़ होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। एक दफ़ा पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये समझ में आ गई कि अब ये जिस तरह की कॉन्फ्रंटेशन तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के बीच में है, इसको अगर मज़ीद आगे बढ़ने दिया तो फिर फौज आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में यही हुआ है। जिस वक्त उन्हें ये लगा कि हाँ हम उस लकीर को पार करने वाले हैं जिसके बाद फौज का आना मुमकिन हो जाएगा या बड़ा वाज़े हो जाएगा, उस वक्त वो पॉलिटिकल नेगोशिएशन का वक्त आएगा। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को ये बात पता है और ये मामला वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पनामा केस का महफूज होने वाला ये फैसला, इसके जो सियासी असरात हैं इस पर तो हमने बात की, लेकिन ये केस पिछले कई माह से मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर समात के आगाज़ से इख्तिताम तक जजेस, वकला और सियासतदानों का एक एक जुमला ब्रेकिंग हुआ करता था और अब इन तमाम दुरुस्त ब्रेकिंग्स देने वालों की जिम्मेदारी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, इनके कंधों पर ही थी। बज़ाहिर टीवी पर चलने वाली खबरों से ये लगता है कि ये बड़ा ही आसान काम है, जो कहा जा रहा है वो आगे जाकर रिपोर्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन हकीकतन कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ी मुशक्कत और मेहनत का काम है। अदालतें रिमार्क्स अदालतों का समझना और फिर कानूनी निकात को जानते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ उन रिमार्क्स को, उन बातों को रिपोर्ट करना, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा पूरा दिन अदालतों के अंदर और बाहर चक्कर लगाना, कवरेज करना आसान काम नहीं है। खुसूसन JIT की समातों के दौरान रमज़ान में धूप में घंटों खड़े रहकर अपने फ़राइज़ की अदायगी की है हमारे जर्नलिस्ट ने। इस पूरे
इस पूरे जो टाइम था इसके दौरान रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल थी, इस पर अब हम बात करेंगे। नुमाइंदे नासिर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर। पनामा केस पिछले कई माह से मीडिया पर छाया हुआ है। समाअत के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक जजेस, वकला, सियासतदान, इनका एक एक जुमला आता रहा, ब्रेकिंग बनता रहा, पल पल की खबरें दी आप लोगों ने। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तारीखी केस है। इससे पहले भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मूवमेंट चली थी उनकी रेस्टोरेशन के हवाले से जनरल मुशर्रफ के दौर में, मुझे बिल्कुल अब ये कवरेज करते हुए वो ज़माना याद आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसमें हम स्ट्रीट्स में थे और यहाँ एक कंपाउंड के अंदर तमाम इस केस की समाअत हो रही है। यकीनन मीडिया की कुर्बानियाँ जितना भी उनका जिक्र किया जाए कम है। ख्वाह वो लाल मस्जिद का वाक़यात हों, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हो, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ जजेस हो, ये वो तमाम मेन इवेंट्स हैं जिनके अंदर मीडिया ने अपना किरदार अदा किया और कलीदी किरदार अदा किया, और जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सिंबल है जहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे होते हैं। तो जो एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न, यकीनी तौर पर मीडिया का जो ऑब्स्टिकल्स खासी आई इस पूरी कवरेज के दौरान, जब से ये मामला शुरू हुआ। मुश्किलात, हार्डशिप्स हर चीज़ में होती हैं, लेकिन ख़ास तौर के ऊपर जब ये केस शुरू हुआ उससे लेकर और आज जब इसका फ़ैसला जो है वो महफूज हुआ, इस दौरान मीडिया की जो पूरा एक रमज़ान का महीना आप कह लें कि वो JIT के सामने खुले आसमान के नीचे गुजरा। उन तमाम रिपोर्टर्स का, उन तमाम कैमरामैन्स का, जो बाकी स्टाफ, DSNG स्टाफ है, हर एक का नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि सबकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और रोज़े रख कर, वो भी गर्मियों के रोज़े, जून जुलाई के रोज़े अगर हों, और वो आप एक खुले आसमान में सख्त गर्मी के दिनों में कवरेज करते हैं, तो यकीनी तौर पर उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। इसके अलावा जो कोर्ट्स के मामलात के लिए जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूशंस की मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो यकीनन काबिल सिताइश है। घंटों के हिसाब से पूरा दिन समातें होती रहीं, कवरेजेस करनी पड़ती रहीं, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है मीडिया के हवाले से। तमाम जर्नलिस्ट यकीनन बहुत बड़ा काम किया है और बहुत मेहनत के साथ काम किया है। कोर्ट रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं होती। पनामा केस की समातें चलती रहीं और जर्नलिस्ट कवर करते रहे। इसके साथ साथ अब फैसला महफूज हो चुका है और इसके कानूनी पेचीदगियाँ क्या थीं और इसके साथ साथ सियासी असरात क्या मुरतब होंगे। हमारी कोशिश थी कि आज के पूरे प्रोग्राम में हर एक पहलू का अलग अलग जायज़ा लिया जाए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। आपसे पीर को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।